नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम बनजोत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए कोविड की मौत के आंकड़ों की, जो अब कुछ विवादों में भी आ गए हैं। इस चर्चा में हम उन विवादों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अध्ययन के बाद कहा कि पूरे विश्व में 2020 और 2021 में कोविड से करीब 1.5 करोड़ मौतें हुई, जबकि रजिस्टर्ड टोल विश्व का अभी केवल 60 लाख ही है। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि भारत में कोविड से होने वाली मौतों का एस्टिमेट 2020 और 2021 का 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख है, जो कि रजिस्टर्ड मौतों से करीब करीब 9 गुना ज्यादा है। इसके पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, हमें ये जान लेना चाहिए कि WHO की कवायद कोविड की डेथ के एस्टिमेट्स निकालने की पहली कवायद नहीं थी। इसके पहले करीब करीब आधा दर्जन अध्ययन इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं। उन सभी अध्ययनों का यदि हम एवरेज करें तो उनका ये कहना है कि भारत में होने वाली कोविड की मौतों का एस्टिमेट करीब करीब 3 से 4 मिलियन है। वही 4 मिलियन या 4.5 मिलियन की बात अब WHO भी अपने अध्ययन में कह रहा है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि WHO का अध्ययन और बाकी अध्ययनों के एस्टिमेट्स में कोई खास फर्क नहीं है। ये सारे के सारे अध्ययन जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने किए, पब्लिक डोमेन में अब मौजूद हैं और इन्हें कोई भी पढ़ सकता है। इसमें से एक अध्ययन लैंसेट जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में भी छपा था। WHO ने ये आंकड़ा सिर्फ भारत के लिए नहीं दिया, अपने समूचे 194 मेंबर स्टेट्स या 194 कंट्रीज के लिए दिया। उन सारे कंट्रीज में से ऑन रिकॉर्ड एटलीस्ट एक ही मुल्क ने अपनी आपत्ति जताई और वो था भारत। इस चर्चा का जो एक दूसरा एस्पेक्ट है वो ये भी है कि मौत सिर्फ एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे भारत मानने से इनकार कर रहा है। इस 2.5 साल के पैंडेमिक के इतिहास में अगर हम पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिसे भारत मुंह मोड़ रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतें। भारत ने कहा कि हमारे पास इस विषय पे कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए अब इतिहास में यही दर्ज हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से भारत में कोई भी मौत नहीं हुई। दूसरा ऐसा तथ्य था कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का साधारण मतलब यह है कि वायरस या इन्फेक्शन आपके यहाँ इतना फैल जाए, किसी देश या समाज में इतना फैल जाए कि हर केस के सोर्स को समझना लगभग नामुमकिन हो जाए। ये तब होता है जब इन्फेक्शन का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमने डेल्टा में देखा और प्रथम वेव जो कि 2020 में आई थी तब भी हमने देखा। पर तब से लेकर आज तक भारत ने ये कभी नहीं माना कि उसके यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन वायरस का हुआ, जो कि विश्व के करीब करीब सभी अन्य देशों ने कुछ अपवादों को छोड़ के माना। इन दिनों खासकर WHO का अध्ययन आने के बाद अंग्रेजी का एक फ्रेज एक्सेस डेथ्स आप सुन रहे होंगे। हम समझते हैं कि आखिर एक्सेस डेथ्स होता क्या है। वो साल जिसमें एक कोई खास परिस्थिति, पैंडेमिक जैसी एक खास परिस्थिति होती है, उसमें होने वाली मौतों को जब हम एक नॉन पैंडेमिक या 2 नॉन पैंडेमिक के सालों से कंपेयर करते हैं तो पैंडेमिक वर्सेस नॉन पैंडेमिक में जो डिफरेंस होता है उसको एक्सेस डेथ कहते हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि सारी होने वाली मौतों को हम आखिर पैंडेमिक से कैसे जोड़ सकते हैं। पैंडेमिक के साल में भी कुछ तो अन्य कारण होंगे जिनसे मौतें हुई होंगी। अब जब आप एक्सपर्ट से बात करते हैं जो कि इस विषय को स्टडी करते हैं तो उनका ये कहना है कि वो साल जिसमें पैंडेमिक हुआ, उस साल में भी यदि हम और डिटेल्स में जाएं और महीने दर महीने मौत के आंकड़ों को स्टडी करें तो ये पाते हैं कि वो हफ्ता या वो महीना जिस हफ्ते या महीने कोविड की वेव पीक पे थी या कोविड सबसे ज्यादा हो रहा होता है, उस दौरान ऑल कॉज मॉर्टेलिटी या सभी कारणों से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी दूसरे महीनों के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जैसे वेव बढ़ती है ऑल कॉज मॉर्टेलिटी भी बढ़ती है और जैसे वेव घटती है वैसे ऑल कॉज मॉर्टेलिटी भी घटती है। इसका मतलब
उन हफ्तों में ज्यादातर मौतें जो हैं या तो कोविड के डायरेक्ट इम्पैक्ट से हो रही होती हैं या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से हो रही होती हैं, जैसे किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली या किसी की रेगुलर रूटीन केयर जो है वो उसको नहीं मिली। इन दिनों एक सवाल को और खड़ा किया गया कि आखिर किस मौत को कोविड की मौत कहा जाएगा, और ये भी एक तरह का एक प्रयास किया गया है कहने का कि चूंकि इस सवाल का हमारे पास ठीक ठीक जवाब नहीं है, इसलिए भी WHO द्वारा दिए गए आंकड़ों को एक तरह से संशय उनका किया जा सकता है। पर ये तथ्य गलत है। इसका ठीक ठीक जवाब कि किस मौत को कोविड की मौत कहा जाएगा और कैसे कहा जाएगा, इसका जवाब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रथम वेव में 2020 में ही बता दिया था। उसने 11 पन्नों का एक पूरा एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट इशू किया था, जो कि तब उसकी वेबसाइट पे मौजूद था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई इंसान कोविड पॉजिटिव है और उसकी मौत किसी भी वजह से, हार्ट अटैक से या किसी भी वजह से हो जाती है एक कुछ खास दिनों के भीतर, तो उस मौत को कोविड की मौत कहा जाएगा। यदि किसी इंसान का पॉजिटिव नहीं आया है, वो एक खास तरह की बीमारियों से ग्रसित है और एक कुछ खास दिनों के भीतर यदि उसकी मौत होती है तो भी उसे कोविड की मौत कहा जाएगा। इस प्रकार इस और भी कई तरह के पैरामीटर्स बनाए गए और ये साफ साफ क्लियरली डिफाइन किया गया कि कोविड की मौत को कैसे और किन परिस्थितियों में कहा जाना है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में मौत का आंकड़ा आखिर इकट्ठा कैसे होता है। कई दशकों से भारत में एक सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या CRS। CRS का आंकड़ा हर साल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इशू करते हैं, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। CRS में हर साल कितने जन्म रजिस्टर हुए, कितनी मौतें रजिस्टर हुई, इस तरह के और कई अन्य इंडिकेटर्स पे रिपोर्ट होती है। CRS 2020 के साल का आंकड़ा अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 मई को इशू किया गया। पर उस आंकड़ों में एक खास बात थी। हर साल की CRS रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कितनी % मौतें रजिस्टर हुई। 100% मौतें रजिस्टर नहीं होती। हर साल CRS की रिपोर्ट में बताया जाता था 60%, 70%, 80% कितनी मौतें रजिस्टर हुई। इस बार ये जानकारी गायब थी। प्रेस रिलीज के माध्यम से या कुछ और सरकारी बयानों के माध्यम से ये क्लेम किया गया कि 99.99% मौतें रजिस्टर हुई, पर रिपोर्ट से इसे गायब किया गया। इस बात का ध्यान रखिए कि जब कभी भी CRS की रिपोर्टों का कोई अध्ययन करता है, पुरानी या नई, तो वो उन रिपोर्टों को पढ़ता है, इन बयानों को या इन प्रेस विज्ञप्तियों को नहीं पढ़ता है। इसलिए इस खास आंकड़े को इस बार की CRS 2020 की रिपोर्ट से क्यों गायब किया गया, ये हमें अभी नहीं पता है। एक अन्य आंकड़ा जरूर आया इधर ही, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, जिसमें ये बताया गया कि 30% मौतें अभी भी रजिस्टर नहीं होती। अब आते हैं इस सवाल पे कि WHO भारत के लिए इन आंकड़ों तक आखिर पहुंचा कैसे। WHO ने ये कवायद विश्व भर के आंकड़ों की, कोविड की डेथ की एस्टिमेट्स निकालने की कवायद करीब 1.5 साल पहले शुरू की थी। भारत के ये आंकड़े निकालने के लिए उसे CRS 2020, उस समय CRS 2020 और CRS 2021 के आंकड़ों की जरूरत थी। उस समय इन दिनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं था, पर एक चीज अवेलेबल थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटर तक ये आंकड़ा स्टेट से होते हुए पहुंचता है। तो तब तक 2020 और 2021 का मौतों का आंकड़ा, सारे कारणों से होने वाली मौतों का आंकड़ा इक्का दुक्का राज्य अपने यहाँ वेबसाइट्स पे या अन्य माध्यमों पे रिलीज कर चुके थे। कुछ राज्यों से देश के पत्रकारों ने राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो आंकड़े निकाले। इस तरह जुटाते हुए 17 राज्यों से वो आंकड़े, मौतों के आंकड़े 20 और 21 के इकट्ठे हो गए। बाकी राज्यों के लिए WHO ने मॉडलिंग नामक तकनीक का सहारा लिया। मॉडलिंग, हमें ये समझना चाहिए कि कोई नई तकनीक नहीं है, ये एक पुराना ये एक साइंस है, ये कई समय से चलता आ रहा हुआ साइंस है, और इसका इस्तेमाल हमने पैंडेमिक के ही दौरान और अन्य कई चीजों के लिए किया। आज पहली बार किया ऐसा नहीं है। अब भारत का ऑब्जेक्शन क्या है? भारत के मूल 2 ऑब्जेक्शंस हैं। एक कि हमें मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए थी। मॉडलिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि कम से कम CRS 2020 का आंकड़ा तो पब्लिक डोमेन में आ ही गया है, पर वो 2020 का भी आंकड़ा पब्लिक डोमेन में आखिर कब आया? वो WHO की रिपोर्ट रिलीज होने के मात्र 2 दिन पहले आया। अब कोई भी रिसर्च करने वाली संस्था या इंडिपेंडेंट रिसर्चर 2 दिन पहले यदि कोई उसकी रिपोर्ट के आंकड़ा इशू हो तो उसको कॉग्निजेंस में लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है।
इसलिए डब्ल्यूएचओ ऐसा नहीं कर सकता था। इसी तरह 2021 का आंकड़ा, 2021 के सीआरएस का आंकड़ा तो आज तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ही नहीं। तो जब एक और 2021 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी तबाही उसी साल हुई। तो जब 2021 का आंकड़ा है ही नहीं और 2020 का आंकड़ा रिपोर्ट रिलीज होने के 2 दिन पहले आता है, तो मॉडलिंग करने के अलावा डब्ल्यूएचओ के पास आखिर रास्ता क्या था? दूसरे भारत का ये कह रहा है कि जो 17 राज्यों का डाटा आपने इकट्ठा भी किया, वो डाटा जो है वो कहीं सुनी बातों पे आधारित था, उसका कोई ठोस आधार नहीं था। पर भारत आखिर क्या कह रहा है, वो उसके ऑफिशियल्स आखिर क्या कह रहे हैं कि 17 राज्यों का वो आंकड़ा जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन से आया था, यानी कि सरकारी जवाब से आया था, या जो कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पे रिलीज किया था, वो दोनों जानकारियां गलत थी। इस पे अगर भारत क्लैरिफाई करे तब उसके ऑब्जेक्शन का मतलब समझ में आता है, अदरवाइज इसको समझ पाना मुश्किल है। एक दूसरा एस्पेक्ट इस रिपोर्ट का ये है कि जो 2 मई को या 3 मई को सीआरएस 2020 की रिपोर्ट फाइनली पूरे देश की आंकड़ों की रिलीज हो गई, उसके मुताबिक 2020 में जितनी मौतें हुई और 2018-19 का यदि आप एवरेज निकालें मौतों का, तो उन दौरान यानी कि नॉन पैंडेमिक ईयर्स में जितनी मौतें हुई और पैंडेमिक 2020 में जितनी मौतें हुई, उसका डिफरेंस कोविड एक्सेस डेथ्स 8 लाख थी। ये सरकारी आंकड़े हैं। अब 8 लाख का ही एस्टीमेट डब्ल्यूएचओ का भी है 2020 का। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो सरकारी आंकड़े आए हैं वो डब्ल्यूएचओ के 2020 के एस्टीमेट को लगभग सही ठहरा रहे हैं। 2021 के तो सरकारी आंकड़े सीआरएस के आए नहीं हैं कि हम ये कंपेयर कर सके कि डब्ल्यूएचओ का एस्टीमेट उसका सही था या गलत था, पर 2020 के जो ठीक सरकारी आंकड़े आ गए हैं वो कम से कम उस डब्ल्यूएचओ के उस एस्टीमेट को उस हद तक तो ठीक ठहरा ही रहे हैं। पर इसके बावजूद भारत को ऑब्जेक्शन है। अब जब आप कुछ कहते हैं कि ये चीज गलत है तो फिर उसका सही क्या है आप ये भी बताते हैं। तो जब भारत ये कह रहा है कि नहीं डब्ल्यूएचओ के सारे एस्टीमेट्स गलत हैं, तो क्या भारत ने ये बताया कि सही क्या है? और भारत ये बता सकता है। भारत इसलिए ये बता सकता है क्योंकि किस आधार पे आखिर डब्ल्यूएचओ ने मॉडलिंग की, क्या इनपुट डेटा था, उसकी क्या मेथडोलॉजी थी, उसके क्या कोड थे, वो सारी चीजें डब्ल्यूएचओ ने सारे देश की सरकारों से शेयर की ताकि सरकारें अपने अपने स्तर पर भी मॉडलिंग कर सकें और डब्ल्यूएचओ के डेटा के साथ कंपेयर कर सकें, जिसको भी मॉडलिंग करने की इच्छा है। क्या भारत ने किसी तरह की मॉडलिंग करके कोई और आंकड़ा निकाला है और डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को कॉन्ट्रडिक्ट किया है? नहीं। भारत सिर्फ इतना कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ का मौत का आंकड़ा गलत है। भारत का ये भी कहना है, ये सरकारी ऑफिशियल्स के बयानात कुछ अखबारों में छपे कि हमने डब्ल्यूएचओ को कई चिट्ठियां भेजी और उन्हें बोला कि उनके ये आंकड़े गलत है, पर डब्ल्यूएचओ ने जवाब नहीं दिया। डब्ल्यूएचओ का ये कहना है, जब अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने जो कि हुई जिसमें डब्ल्यूएचओ ने आंकड़े रिलीज किए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हम समस्त सरकारों से, भारत समेत सारे देशों के सरकारों के ऑफिशियल से रेगुलरली इंगेज कर रहे हैं, उनसे बातचीत पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे इस विषय पे। तो अब और भारत का ये कहना कि डब्ल्यूएचओ हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहा है, तो अब ये भारत और डब्ल्यूएचओ ही समझा सकते हैं कि आखिर दोनों में से सच कौन कह रहा है। पर इन सारे विवादों के इतर आखिरी बात जो मुझे आपसे साझा करनी है वो ये कि इस पूरी कवायद का, मौत के आंकड़ों का एस्टीमेट जानने की कवायद का मेन लक्ष्य क्या था? क्या मेन लक्ष्य सिर्फ आंकड़े निकालना था? वो तो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था ही, पर क्या सिर्फ वही एक लक्ष्य था? नहीं। डब्ल्यूएचओ की जो एक अधिकारी हैं जो कि डेटा और एनालिटिक्स को देखती हैं, समायरा आसमा, उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य ये भी था कि इन आंकड़ों से सरकारें ये समझें कि उन्हें अपने यहाँ डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य का पूरा जो ढांचा है स्वास्थ्य सेवाओं का, उसे मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम मौत के आंकड़े ही नहीं जानेंगे तो हम इस बात पे पॉलिसी कैसे बनाएंगे कि हमें आखिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या ठीक करने की जरूरत है? तो एक उसका लक्ष्य ये था, और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि वो लोग जो इलाज
जो दवाएं, जो ऑक्सीजन, जो एम्बुलेंस, इन सब के अभाव में मर गए, जो पाना उनका अधिकार था और उसके अभाव में मर गए, अब कम से कम उनको आंकड़ों में तो जगह मिल सके। पर क्या भारत समेत अन्य देश WHO की कही हुई इन बातों से कोई सबक लेंगे या ये विवाद इसी तरह चलता रहेगा, ये हम आगे आने वाले दिनों में ही समझ पाएंगे। धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.